हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर वेव ऑप्टिक्स और इसमें हम सीखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आ चुके हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीके से। तो इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन जो 2021 में आ चुका है और इस क्वेश्चन जो है ये YDSE से आया है और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि YDSE एक्सपेरिमेंट में एक विड्थ जो है यानी कि जो हमारी स्लिट का जो विड्थ है और वो दूसरी स्लिट विड्थ का 3 गुना है, यानी कि आपको एरिया का कंपैरिजन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ मानते हुए आपको बताना है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यदि ये स्लिट हैं और स्लिट की जो विड्थ है बेटा वो मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे स्लिट की विड्थ जो है 3x है और क्वेश्चन में दिया है कि विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड यदि मैं a मान लेता हूँ तो यहाँ का एम्पलीट्यूड यहाँ से निकलने वाला एम्पलीट्यूड कितना होगा 3a के बराबर। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी, या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यदि यहाँ की इंटेंसिटी I मान लेता हूँ तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है 9I0 के बराबर आपको मिलने वाली है। तो ये इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी 9I0 है और इनसे ये दोनों जो यहाँ से लाइट निकलने वाली है वो यदि इंटरफियर होगी स्क्रीन पर तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि I max by I minimum is equal to अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है इन द इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, 9I0 का जो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 और प्लस 1 और यहाँ मिलेगा आपको 3 माइनस 1 स्क्वायर ऊपर नीचे स्क्वायर, I0 से I0 कट जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 और यहाँ पे मिलेगा 3 में से 2 दूनी 4 और 4 चौका 16। सो 4:1 जो है आपको आंसर मिलने वाला है, 4:1 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है पोलराइजेशन से। इसमें दिया हुआ है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है एक पोलराइजर से और पोलराइजर एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज मेजर्ड एज 100 लुमेन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, एक अनपोलराइज्ड लाइट है और मान लीजिए इसका इंटेंसिटी I0 के बराबर है। तो जब इसको एक पोलराइजर के द्वारा पास करवाया जाएगा तो हम जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है I0/2 के बराबर हो जाती है, आधी रह जाती है इंटेंसिटी। और क्वेश्चन में दिया है कि ये इंटेंसिटी कितनी दी हुई है 100 लुमेंस के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 100 लुमेंस। तो यहाँ से I0 आपको पता चल जाता है 200 लुमेंस, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे। तो 100 लुमेंस की लाइट यहाँ से जा रही है निकल के इस पोलराइजर से और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आगे एक एनालाइजर है, यहाँ पे एक एनालाइजर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगे जो एनालाइजर रखा हुआ है इसको रोटेट कर दिया जाता है 30 डिग्री से, यानी कि हमारे पास जो एनालाइजर है वो 30 डिग्री से अब इसको रोटेट कर दिया जाता है। सो 30 डिग्री से यदि आप इसे रोटेट कर देंगे, ये एंगल यदि 30 डिग्री है, ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का जो एक्सिस है उनके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री के बराबर है। ठीक, 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, मालूज लॉ लगा सकता हूँ कि I जो है I आउट इज इक्वल टू I इन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ से जो निकलने वाली लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी जो हमको क्वेश्चन में पूछी हुई है कि कितनी लाइट यहाँ पे पड़ी है, हम लिखेंगे यहाँ पे 100 लुमेंस की इंटेंसिटी हमको मिली है और ट्रांसमिशन एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 100 × 3/4। तो आपको मिल जाएगी इंटेंसिटी I = 75 लुमेंस।
75 लुमेन्स विल बी अ आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सोर्स ऑफ लाइट जो YDAC में इस्तेमाल किया गया है उसको चेंज कर दिया जाता है, रेड से वायलेट कर दिया जाता है इसे, तो क्या क्या असर इन चारों ऑप्शंस में पड़ रहे होंगे उस एक्सपेरिमेंट पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेड और वायलेट इन दोनों में फ़र्क क्या है। रेड और वायलेट में फ़र्क क्या है कि वेवलेंथ जो होती है इन कलर के करस्पॉन्डिंग लाइट की वो अलग अलग होती है। रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। और हम ये बात जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा dd। तो लैम्डा जिसमें कम होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा, यानी कि कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाएगा, कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो क्या होंगी, शॉर्टन हो जाएंगी यदि हम वेवलेंथ को कम कर देते हैं। तो वही ऑप्शन जो है आप चूज कर लीजिए कि ब्राइट जो फ्रिंजेस हैं वो डिक्रीज, वो पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन जो है चूज यहाँ पे कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेवलेंथ को चेंज करने से ब्राइटनेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आपको चेंज करना है तो आपको स्लिट की जो विड्थ है उसको चेंज करना होगा, तभी आप ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं YDAC में। और यदि इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तब तो बढ़ी जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो 2x है और वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, तो Imax माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय Imax प्लस आई मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ ये जो एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे आई मिनिमम से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा Imax बाय आई मिनिमम माइनस 1 डिवाइडेड बाय Imax बाय आई मिनिमम प्लस 1। ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि I1 बाय I2 वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x के बराबर। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि I1 की जो वैल्यू है 2x के बराबर है, I2 की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, जिससे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है अल्टीमेटली, तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो 2x मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो यहाँ पे Imax निकाल सकता हूँ, कितना होगा, Imax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपको Imax अपॉन आई मिनिमम जो है प्राप्त यहाँ से हो जाता है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाता है, कोई मुश्किल की बात यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न ये ऑब्जर्व किया जाता है पॉइंट P पर। पॉइंट P पर जो है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। और क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेज कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स एस एज शोन इन फिगर। ठीक, तो ये आई थिंक ये साफ नहीं दिख पा रहा है ना, तो क्या करें इसमें, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। ठीक है, कैसे ये होगा कि एक सोर्स है और सोर्स से जो लाइट रे निकल रही है वो यहाँ से डायरेक्ट पहुँच रही है और ये जो पाथ है इस पाथ की लंबाई 2l के बराबर है और एक लाइट जो वेव है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे मैक्सिमा आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो बताइए कि लैम्डा और एल में क्या रिलेशन है, और एल की वैल्यू आपको बेसिकली पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री से ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि आपको एक ट्राइंगल जैसा दिया हुआ है, ट्राइंगल है इस तरीके से, ये वाली जो लेंथ है L है, ये वाली लेंथ जो है L है, ये एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल भी कितना है 60 के बराबर है, ये 30 है तो ये जो है 60 हो जाएंगे दोनों। ये आपके पास लेंथ L है, इसको मान लीजिए D के बराबर, तो मैं यहाँ से L और D में रिलेशन लगा सकता हूँ साइन थीटा वाला, दैट L अपॉन D इज इक्वल्स टू साइन 60। साइन 60 इज √3/2, तो यहाँ से आपको मिल जाता है D इज इक्वल्स टू 2L अपॉन √3।
12/√3 आपको ये रिजल्ट मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, d के बराबर होगी। ये सोर्स है, सोर्स से एक लाइट जो है डायरेक्ट पहुंच रही है पॉइंट P पर, और यहां से एक लाइट जो है ऐसे ऐसे पहुंच रही है, रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं। सो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन ये लिखना है कि SP ये जो पाथ है और जो पाथ है SOP, इन दोनों का जो डिफरेंस है SOP माइनस SP, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मैक्सिमा की कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो अब पाथ देखिए, SP जो पाथ है वो कितना है आपके पास, 2L के बराबर, यानी कि जो लाइट वेव S से डायरेक्ट P तक जा रही है उसको 2L के बराबर पाथ चलना पड़ रहा है, और यहाँ से O के जरिए जो P तक जा रही है उसको देखिए कितना पाथ चलना पड़ रहा है, यहां से यहां तक D, यहां से यहां तक D, तो कितना हो जाएगा भाई 2D। और क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का एक्स्ट्रा फेज उसे ट्रेवल करना पड़ा है, तो पाई फेज के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए कितना पाथ एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। तो हम जानते हैं कि फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। आप जानते हैं कि वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का एक्स्ट्रा फेज उसके अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे पाई का एक्स्ट्रा फेज आएगा, इसका मतलब क्या हुआ 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई गया, यानी कि λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ उसने और चला है। तो यहाँ पे मैं इसके पाथ में इसकी मेहनत जोड़ देता हूँ कि भैया तू रिफ्लेक्ट हुई है, लाइट वेव तू रिफ्लेक्ट हुई है, तो λ/2 तूने चला होगा, तो मैं यहाँ पे इसका पाथ गिन लिया है। बेईमानी नहीं कर सकते यहाँ पे, ध्यान रखें, ठीक है। भले ही चाहे वो पहुंची वहीं पे है लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुई है तो पूरा पैसा तुमको देना पड़ेगा, पूरा पाथ तुमको यहाँ कैलकुलेट करना होगा। इज इक्वल्स टू n लैम्डा के बराबर इसे पुट कर दीजिए और यहाँ से सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू पुट कर देना, D की वैल्यू कितनी है 2L/√3, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं भी दिख रहे हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, कैलकुलेशन देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि एक फ्रिंज विड्थ क्वेश्चन में दिया है 6 मिलीमीटर की है और ये प्रोड्यूस की जाती है स्लिट्स के द्वारा जिनके बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है। स्क्रीन रखी गई है 10 मीटर दूर और वेवलेंथ पूछी गई है आपसे, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है, लैम्डा दीदी के बराबर होती है। सो बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6 मिलीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर आपको दे रखी है। यहाँ पे आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ लिख देंगे बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। सारी वैल्यू ऐसा यूनिट्स में रखनी है। सो बीटा है 6 × 10⁻⁻3, स्मॉल डी है 10⁻⁻3, कैपिटल डी है कितना 10 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.6, सो 0.6 × 10⁻⁻6 मीटर, ये आपको मिल जाएगा लैम्डा। और समझ गए, इसको नैनोमीटर में बना लेंगे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 600 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा। 600 नैनोमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। 6000 एंगस्ट्रॉम जो भी दिया है, 600 दिया है, पूछा किस में था, नैनोमीटर में दिया है तो 600 आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि एक YDSE अरेंजमेंट है जिसमें स्लिट सेपरेट की गई हैं इतनी डिस्टेंस से, यानी कि आपको ये दिया हुआ है किसकी वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। और क्या दिया है आपको, और दिया है आपको कि कैपिटल डी की वैल्यू जो है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन दैट इज कैपिटल डी इज 0.5 मीटर और वेवलेंथ दी हुई है आपको 5890 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन कितना होगा, बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सामने की स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे थर्ड मैक्सिमा बनता है। तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन या किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। सो फर्स्ट और सेकंड के बीच का सेपरेशन बीटा के बराबर, सेकंड थर्ड के बीच का सेपरेशन बीटा के बराबर, फर्स्ट और थर्ड के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 बीटा के बराबर। सो 2 × लैम्डा डी बाई डी। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सारी यूनिट्स जो हैं वो ऐसा यूनिट्स में रखनी है, सारी क्वांटिटीज। 2 × लैम्डा कितना है आपके पास 5890 × 10⁻⁻10। डी कितना है हाफ
और स्मॉल डी कितना है, हाफ इंटू 10⁻³ हाफ से मर गया हाफ, और 5890 लगभग 5900, तो लगभग 1178 के आसपास जो है हमारा आंसर होना चाहिए। ये तो आंसर कट ही गया क्योंकि जस्ट डबल जो है हमें वैल्यू मिलने जा रही है। इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 बचेगा, -7, तो इसको भाई मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आ जाएगा 0, 2 नाम 18, 7 11, और यहाँ पे 10⁻⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा 10⁻⁻7, ठीक है। सो 11780, इसको और 0 को हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 1178 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको सेपरेशन मिलने वाला है। 10⁻⁻6 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक YDAC एक्सपेरिमेंट में 16 फ्रिंजेस हमें मिलती हैं और किसी सर्टेन सेगमेंट में, यानी कि हमारे पास ये स्क्रीन है, स्क्रीन के किसी पोर्शन में हमें कितनी फ्रिंजेस मिलती हैं, 16 फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 16 इंटू बीटा 1 कह देते हैं इसे। अब क्या किया जाता है कि ये हमें जब मिलता है, जब हम 7000 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं, 700 नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यदि हम इतनी ही डिस्टेंस में हम यदि वेवलेंथ को चेंज करके कितना कर देते हैं, 400 नैनोमीटर कर देते हैं, 400 नैनोमीटर यदि वेवलेंथ हम इस्तेमाल करनी है इतने ही सेपरेशन में, तो कितनी फ्रिंजेस हमें मिलने वाली हैं। तो मैंने मान लिया कि जब 400 नैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे वेवलेंथ, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलती हैं वो x के बराबर मिलती हैं, और क्योंकि लैम्डा चेंज कर दिया है तो फ्रिंज विड्थ भी जो है आप बदल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस जो है वो अभी भी सेम है, तो 16 बीटा 1 इज इक्वल टू x इंटू बीटा 2 में लिख सकता हूं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट 16 अपॉन x, या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 बीटा 1 बाय बीटा 2। और आप जानते हैं कि बीटा जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लैम्डा डी बाय डी के, और हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में डी को और स्मॉल डी को छेड़ा तक नहीं है। सो आई कैन से बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ से बीटा 1 बाय बीटा 2 की जगह लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। सो 16 इंटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। पहले लैम्डा कितना था, 700 था, अब कितना है, 400 है। 0 0 0 0 4 4 28 आपको आंसर मिल जाएगा, 28 आंसर मिल जाएगा, 28। सो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि आपके पास दो सोर्सेज हैं P और Q, और इन दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से आपको इंटेंसिटीज बतानी है A, B और C पर। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो P वाला सोर्स है ये फेज में आगे है कितना, π/2 आगे है, ये आगे है फेज में और ये पीछे है फेज में। एक ही बात है कि ये इससे π/2 आगे है, π/2 आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा फाई जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा फाई जो है वो π/2 है, तो आ जाएगा आपके पास 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिलने वाली है λ/4 के बराबर। यानी कि सवाल को समझें बड़ी आसान भाषा में कि ये जो सोर्स है ये पैदाइशी अमीर है, और ये हमेशा भले ये 50 साल का हो जाए, ये भी 50 साल का हो जाए, कितना भी टाइम बीत जाए दोनों को, ये हमेशा आगे रहेगा। बिकॉज पैदाइशी जायदाद जो है इसके पास, पुरखों की जो है ज़मीन इसके पास है, तो ये हमेशा आगे रहता है। कितना, λ/4 पाथ डिफरेंस आगे रहता है, और एंगल में बात करें तो 90 डिग्री आगे रहता है। तो यदि मैं पॉइंट बी की बात कर लेता हूँ, पॉइंट बी, तो अभी आप देखें कि दोनों का रास्ता बी तक जो है एक समान है, लेकिन ये अमीर है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के एक्चुअल जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ से डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंसेस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे पहले पहुँच जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी कितना आगे है, λ/4 आगे है। तो बी पर मैं जो पाथ डिफरेंस बता सकता हूँ कितना होगा, λ/4 के बराबर। या मैं यदि फेज डिफरेंस में बात करूँ तो डेल्टा फाई भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना होगा, π/2। ठीक बात। अब बात करते हैं ए पॉइंट की। अब यहां से ए पॉइंट तक जाने में जो है पाथ कम है, तो ये कहने को तो लीड कर रहा है, लेकिन यहां से यहां का जो पाथ है वो दूर है। तो यदि हम सिर्फ पाथ की बात करें
पाथ की बात करें, यदि ये दोनों एक ही लेवल पर होते, इनके बीच में कोई फेज में आगे या पीछे ना होता, तो इनके बीच का पाथ का जो डिफरेंस है, देखिए इसको इतना पाथ चलना पड़ेगा, इसको इतना पाथ चलना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं पाथ का जो डिफरेंस है कितना है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के बराबर, विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो 5 मीटर का जो पाथ डिफरेंस है, ये आगे है 5 मीटर, ये पीछे है 5 मीटर, लेकिन ये पैदाइशी अमीर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस लैम्डा बाय 4 इतना पाथ का डिफरेंस है एक्चुअल में, बिकॉज ये अमीर भी तो है, इसके रास्ता पास में है लेकिन ये अमीर है, तो ये अपनी पावर दिखाएगा। अब बात करें इस वाले पॉइंट की, तो यहां से यहां का रास्ता कम है, रास्ता भी कम है, और ये ऑलरेडी आगे है पैदाइशी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है सी पॉइंट पर, वो किसके बराबर है, एक तो 5 प्लस लैम्डा बाय 4, ये पाथ का डिफरेंस यहाँ है, 5 माइनस लैम्डा 4 पाथ का डिफरेंस यहाँ है, और लैम्डा बाय 4 पाथ का डिफरेंस यहाँ है। तो इन पाथ के डिफरेंसेस के करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं फेज का डिफरेंस कितना है। यहाँ बता दिया पाई बाई 2, यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा, लैम्डा कितना दिया है 20, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10, सॉरी ये क्या है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 20 है, सो 20 बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 पंजा 20, 5 और 5 10 मिल जाएगा, सो 10 यानी कि ये लैम्डा बाय 2 के बराबर मिल गया, लैम्डा बाय 2 के बराबर मिल गया, और लैम्डा बाय 2 के बराबर मिल गया, तो यहाँ पे मैं फेज डिफरेंस बता सकता हूँ, ए सी पॉइंट पर कितना है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे पाई का जो है फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और यदि मैं यहाँ की बात करूँ, सो 5 क्या है बेटा, लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4 ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहाँ से आप फेज डिफरेंस बता सकते हैं कितना है 0 के बराबर। तो हमें ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर फेज डिफरेंसेस पता चल चुके हैं। सो डेल्टा फाई ए इज इक्वल टू कितना है, ए पॉइंट पर 0, बी पॉइंट पर जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है 5 बाई 2, और सी पॉइंट पर जो फेज का डिफरेंस है कितना है पाई के बराबर। तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का रेशियो बताना है। सो आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है कितना होता है, यदि दोनों सोर्सेज की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो बराबर है, तो फॉर्मूला होता है I नॉट प्लस 2I नॉट कॉस फाई। तो यहाँ से आपको मिलता है 2I नॉट, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस फाई, तो ये मिल जाएगा आपके पास 2I नॉट, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। तो यहाँ से आप इंटेंसिटीज का रेशियो बता सकते हैं कि जब A पर इंटेंसिटी की बात की जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो A पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 4I नॉट, और cos 5 बाई 2, 5 की वैल्यू 0 है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I नॉट। और यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बात करें B पॉइंट पर, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आप पाई बाई 2 चढ़ाएंगे, 5 की वैल्यू पाई बाई 2, सो 5 बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2I नॉट। और यहाँ पे यदि बात करें C पॉइंट पर, फेज का डिफरेंस है पाई, फाई की जगह पाई रखेंगे तो cos स्क्वायर पाई बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो मिल जाएगा आपके पास 0। सो ABC पर 4:2:0 आपको रेशियो मिलने वाला है, या 2:1 रेशियो, 4:2, 4:2 रेश टू 0, या फिर इसको 2:1:0 आप लिख सकते हैं, 2 1 0 बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन बाय इल्यूमिनेटिंग 2 थिन स्लिट्स 1 millimeter apart. With the light source of this wavelength, the distance between the slits and screen is 100 centimeter. If a bright fringe is observed on a screen, इतनी डिस्टेंस पर हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ओके, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स व्हिच आर रीचिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या करिए, आप पहले फ्रिंज विड्थ निकाल लीजिए कितना है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन कितना है बीटा, तो वो फॉर्मूला होता है लैम्डा दीदी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है साहब, लैम्डा है 632.8 नैनोमीटर, 10⁻⁹ -9 कर दीजिए, इंटू कैपिटल D इज 100 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल d
विच इज 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ सो 10⁻³ यदि ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻³ उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को बन जाएगा 10⁻², 10⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10⁻⁻7। अब यहाँ पे इसको हटा दीजिए बीटा को, 7 है इसको 9 कर देते हैं या फिर इसको कम कर देते हैं और 6 मिलीमीटर में दिया है ना, तो 4 हटा दो इसमें से, 0.633 ये आपको मिल जाएगा बीटा की वैल्यू इन मिलीमीटर, ठीक, 0.633 मिलीमीटर आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड मैक्सिमा, मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, हम कह रहे हैं कि बीटा का मतलब है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन है इतना 0.633, और आपको दिया हुआ है कि एक हमें फ्रिंज मिल रही है, एक हमें स्क्रीन ब्राइट फ्रिंज मिल रही है इतनी डिस्टेंस पर 1.27। अब 1.27 ध्यान से देखिए कि इसका दुगना है, यानी कि जो क्वेश्चन में बात की जा रही है वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि सेंट्रल से सेकंड ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है 2 बीटा के बराबर है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात यहाँ पे क्वेश्चन में की है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स व्हिच आर रीचिंग एट दिस पॉइंट कितना होगा। तो भाई हम जानते हैं कि सेंट्रल पर जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स 0 होता है, फर्स्ट पे कितना होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा होता है, और यहाँ पे कितना होता है पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2 लैम्डा के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो क्वेश्चन में पूछा है वहां पर पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर होने वाला है। सो लैम्डा दिया है, 2 लैम्डा निकाल लेंगे, 632 का डबल हो जाएगा, तो ये लगभग 1265 और इसमें से सबसे नियरेस्ट 1265 के आसपास है लगभग हमारा आंसर, और इसको ये किस में आएगा हमारा नैनोमीटर में, है ना, नैनोमीटर में, और नैनोमीटर को यदि हम माइक्रोमीटर में बदल दें तो 3 यहाँ पे चल जाएंगी 0, तो 1.265। तो ए ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही भी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है YDSC एक्सपेरिमेंट में ब्ला ब्ला ब्ला, वही कॉमन चीज है, ये वाला चीज है डी, तो फ्रिंज विड्थ इज बीटा है, तो आपको बताना है कि ऐसा पॉइंट की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से जहां पर इंटेंसिटी आधी रहती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमा कितनी होती है बेटा, 4 टाइम्स I0 के बराबर। तो ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पर इंटेंसिटी इस मैक्सिमम की आधी होती है, यानी 2I0 होती है। तो निकाल सकते हैं 2I0 इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला अभी सीखा हमने कि जब YDSC एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी होती है किसी जनरल पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से I0 से I0 चला गया, 2 से चला गया 4, यहाँ बचा 1/2। सो cos 5/2 इज इक्वल टू 1/√2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5/2 इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 5 इज इक्वल टू π/2, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे फेज का डिफरेंस π/2 के बराबर है। फेज का डिफरेंस π/2 का बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2π/λ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो फाई कितना है, π/2 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई चला गया, आपको मिल गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/4। तो ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे पाथ का डिफरेंस λ/4 हो। तो हम जानते हैं कि सेंट्रल पे जो डेल्टा एक्स है वो 0 होता है। फर्स्ट मैक्सिमा पे, ओहो पेन खत्म, रुकना पड़ेगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 जो है सेंट्रल मैक्सिमा पे होता है, और यदि हम बात करें फर्स्ट मैक्सिमा की, वहां होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारा जो पॉइंट है जिसके लिए पाथ का डिफरेंस λ/4 के बराबर है, वो कहीं जो है इनके बीच में ही लाए करने वाला है। यहाँ पे कितना है डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/4,
4 जो है यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस है। ठीक, तो समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यदि बीटा के बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना होगा बताइए, बीटा बाय 4 के बराबर। तो हमारा आंसर जो है बीटा बाय 4 आ जाएगा। ठीक, समझ गए, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि YDSE एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट ज़्यादा वाइड है दूसरी से और इसमें दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड दूसरी स्लिट का डबल है पहली वाली से, यानी कि दो एम्पलीट्यूड से हमारे पास A और 2A, तो हम कह सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटीज हैं वो भी कितनी होंगी, I0 और 4I0, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपसे पूछा गया है यदि इन दोनों के द्वारा बनने वाली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, IM के बराबर है। तो कुछ आगे पूछा है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के इंटरफेरेंस से मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हमें प्राप्त हो सकती है। सो IM की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 4I0 प्लस अंडर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर। आपके पास 2 और 3 9I0 आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा IM का। तो यहाँ से I0 की वैल्यू यानी इंडिविजुअल जो आपके पास सोर्स है उनकी इंटेंसिटी, यानी कि पहले सोर्स की इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी कितनी, IM/9। अब आपसे पूछा गया है कि यदि इंटरफेरेंस होता है इन दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव का और फेज का डिफरेंस जो है फाई के बराबर है तो क्या होगा। तो ये आपको मिल गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I0 प्लस 4I0 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I0 इंटू 4I0 इंटू कॉस फाई। ठीक, ये आप निकाल सकते हैं कि फाई फेज डिफरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, और ये 4I0 और एक I0 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स I0, और ये 2 और 2 4 प्लस 4I0 कॉस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से I0 को कॉमन ले लेंगे, I0 की वैल्यू क्या रख देंगे, IM/9, तो आपको मिल जाएगा IM/9 5 प्लस 4 कॉस 5 प्लस 4 कॉस 5 आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा I रिजल्टेंट का। अब ये एग्जैक्टली आंसर आपको नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 को लिख लेंगे 4 प्लस 1 और 4 प्लस 4 कॉस 5 को 4 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस 5 लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 5 को 2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कॉस 5/2 की टर्म्स में। ठीक है, कर लेंगे इसको आगे इसको कॉस 5 को कॉस 5/2 की टर्म्स में आपको लिखना है। तो आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि दो बीम हैं A और B और प्लेन पोलराइज लाइट के वो बीम हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। फ्रॉम द पोजिशंस व्हेन अ beam A has maximum intensity and when B and beam B has zero intensity, a rotation of polaroid through 30 degree makes the two beam appear equally bright. The initial intensity of the two beams are. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास दो बीम हैं, तो दोनों बीम के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के प्लेन हैं वो मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि ये आपके पास A है और ये आपके पास B है साहब। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये B है ये A है, इनकी इनिशियल इंटेंसिटीज हमको नहीं पता है और ये जो है आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही है। यहाँ आगे हमारे पास एक पोलरॉइड है और पोलरॉइड कुछ इस तरीके से है। पोलरॉइड इस तरीके से है कि वो A वाली जो लाइट है उसको तो पूरा जाने देता है और B वाली लाइट को जो है वो बिल्कुल नहीं जाने देता है। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बीम B की जो इंटेंसिटी है 0 है, इसके पार जो हमें इंटेंसिटी ऑफ B मिल रही है वो 0 मिल रही है बिकॉज ये ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो इस B के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कहा जाता है यदि इसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है, इसको 30 से रोटेट कर दिया तो इन दोनों से मिलने वाली जो इंटेंसिटीज़ हैं वो हमें बराबर मिलती हैं। तो भाई जब इसको 30 डिग्री से यदि रोटेट कर दिया जाएगा, इसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिया जाएगा, सो A के लिए जो एंगल बनेगा ट्रांसमिशन एक्सिस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनेगा 30 के बराबर और B के साथ जो एंगल बनेगा वो मिलेगा 90 - 30 यानी 60 डिग्री के बराबर। अब कहते हैं ये क्वेश्चन में कि इंटेंसिटीज जो दोनों की मिल रही हैं वो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, मैं मालूज लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे
कि इनिशियल इंटेंसिटी IA इंटू कॉस स्क्वायर 30, ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी जो पोलरॉइड से गुजरने के बाद मिलती है, इज इक्वल टू IB इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा IA अपॉन IB इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 बाय कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है 1/4 और कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3/4। तो ये आपको रिजल्ट मिलता है 1/3। सो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।